हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसमें मध्य प्रदेश पुणेकर बुक के चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। इसमें आगे के जो भी चैप्टर वन के क्वेश्चंस हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और चैप्टर वन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 128, कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश में स्थल नहीं है उसके बारे में बताना है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ का किला भी मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर भी मंदिर मध्य प्रदेश में है। सही आंसर है सोमनाथ का मंदिर, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 129, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की चट्टानों के लिए जो मध्य प्रदेश में स्थान प्रसिद्ध है उसका नाम है जबलपुर। जबलपुर ज़िले के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में ही बड़ी बड़ी संगमरमर की चट्टानें हैं। और भेड़ाघाट एक और चीज़ के लिए फेमस है जिसका नाम है जलप्रपात। यहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात। तो जबलपुर ज़िला दो चीज़ों के लिए फेमस है, संगमरमर की चट्टानों के लिए और धुआंधार जलप्रपात के लिए। क्वेश्चन नंबर 130, 130वां नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो जो सिंधु और गंगा, ध्यान इंपॉर्टेंट रखना है, कौन से मैदान? सिंधु गंगा के मैदानों में जो स्थित शहर है उसका नाम है ग्वालियर। जो मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग है ग्वालियर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्वालियर का किला किस मैदान के अंतर्गत आता है? तो सिंधु गंगा के मैदानों के अंतर्गत जो जिला आता है मध्य प्रदेश का उसका नाम है ग्वालियर। तो ग्वालियर शहर सिंध गंगा के विशाल मैदानों का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 131, भोपाल किस पर बसा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल बसा हुआ है 5 पहाड़ियों पर। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। और ये 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा हुआ है। दोनों इम्पॉर्टेंट कि झीलों की नगरी है। और इसका किसने विधिवत रूप से बसाया था? तो भोपाल को विधिवत रूप से राजा परमार राजा भोज ने बसाया था। तीनों चीज़ें याद रखना है, 5 पहाड़ियों पर है, परमार राजा भोज ने बसाया था और झीलों की नगरी कहा जाता है। 132, भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। अर्थात आपको ये बताना है कि सड़क मार्ग से भोपाल से सबसे दूर ऑप्शन के अंतर्गत दिए जिलों में से कौन सा सबसे दूर है? तो सबसे दूर है इसमें से टीकमगढ़। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर और दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है भोपाल। यही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, जबकि दूसरा शहर है भोपाल, या दूसरा बड़ा शहर है भोपाल। अब क्वेश्चन नंबर 134, मध्य प्रदेश को एक और अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का नाम बाघ राज्य भी है। तो सही आंसर हो जाएगा बाघ राज्य। मध्य प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट है बाघ राज्य, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, नदियों की अधिकता के कारण नदियों का मायका, और इम्पोर्टेंट है लघु भारत। मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है। लघु भारत मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 135, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? पठार। संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अधिकतर जो प्राकृतिक भूभाग है वो पठार के ही भाग हैं। और संपूर्ण मध्य प्रदेश को भी जिसका भाग माना जाता है उसका नाम है दक्षिण का पठार। ऐसा भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किसका प्राकृतिक भूभाग है? तो दक्षिण के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 136, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के जो उत्तर में, जैसे कि एमपी है, तो उत्तर में स्थित जो राज्य हैं, तो ऊपर जो राज्य है वह है कौन सा? उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा ऑप्शन में कंबाइंड रूप में राजस्थान भी दिया हुआ है, क्योंकि इस तरफ राजस्थान पड़ता है और ऊपर पूरा पड़ता है यूपी। तो ऑप्शन नंबर बी या ब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। देखो, उत्तर में उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ आता है, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात। ध्यान रखना है, सिर्फ पश्चिम में गुजरात है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान आता है। मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? तो मध्य प्रदेश को पूर्व में मध्य प्रांत कहा जाता था। सही आंसर होगा मध्य प्रांत। ऑप्शन में दिए गए हैं मेवाड़, निजाम अधिराज्य, ये बिल्कुल गलत हैं। सही आंसर है मध्य प्रांत। मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रांत, जिसका नाम सेंट्रल प्रोविंस इंग्लिश में अंग्रेजों के समय रखा गया था, और ये पार्ट ए स्टेट था और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रांत की राजधानी, तो मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर। ये पार्ट ए का भाग था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक जिला खालिस्तान में स्थित है। तो अमरकंटक जिस जिले में स्थित है उसका नाम है अनूपपुर। तो अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखिए कि अमरकंटक के बारे में विशेषता यह है कि जो अमरकंटक है वो अनूपपुर ज़िले में तो आता है, और किस तहसील में, तो तहसील का नाम है पुष्पराजगढ़ तहसील। यह भी ध्यान रखना है, अमरकंटक अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 139, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित दो राज्य कौन से हैं? तो पूर्व में स्थित जो दो राज्य हैं उनका नाम है छत्तीसगढ़। ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, और झारखंड भी मध्य प्रदेश के पूर्व में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 140, मध्य प्रदेश का नाम खालिस्तान ने दिया था, तो जो मध्य प्रदेश का नाम है उसे हृदय प्रदेश जिन्होंने दिया था उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 नवंबर 1936 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसके यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और उसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का जो नाम दिया था वह दिया था हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब विभाजन कब हुआ था? तो विभाजन की डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। भारतीय मानक मध्याह्न है, या भारतीय मानक मध्याह्न कौन सा है जिससे समय डिसाइड होता है? तो वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है, और सबसे समीपस्थ जिला इसके है रीवा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मालवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, महाकौशल भी जबलपुर वाला एरिया एमपी में आता है, बघेलखंड भी एमपी का भाग है, किंतु छोटा नागपुर यह एमपी के अंतर्गत नहीं आता। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। अब नागपुर के पठार के बारे में कहा गया है कि ये नागवंशी राजाओं के कारण इसका नाम नागपुर का पठार या नागपुर पड़ा गया था। क्वेश्चन 143, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में कहाँ है या मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो मोर की जगह या मोरों की अधिकता के कारण इस जिले का नाम है मुरैना। मुरैना के बारे में विशेषता देखिए कि चंबल घाटी का प्रमुख जिला कौन सा है? मुरैना। ध्यान रखना है कि चंबल घाटी के अंतर्गत आता है मुरैना, और यहाँ पर इसका प्राचीन नाम था मयूरवन, क्योंकि यहाँ पर मोरों की अधिकता है, और महाभारत काल के समय से ही बहुत फेमस रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, चंबल घाटी के अंतर्गत है मुरैना, और महाभारत काल से ही फेमस है, और इसका अन्य नाम था मयूरवन, क्योंकि मोरों की अधिकता के कारण या मोरों की अधिकता वाले वन यहाँ पर पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 144, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर खालिस्तान पर मिलते हैं। जो नर्मदा नदी है उसका पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर खालिस्तान पर मिलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अमरकंटक, क्योंकि अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है, और यहीं पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी छोर है, और नर्मदा नदी का भी उद्गम या पूर्वी छोर यहीं पर है। यहीं डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्थल अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। मतलब कि जो विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है दोनों का ही जो पूर्वी स्थल है जहाँ पर दोनों पर्वत मिलते हैं, उसी स्थान पर नर्मदा नदी निकलती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अमरकंटक है, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1067 मीटर है, और ये किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मैकाल। अमरकंटक स्थित है मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत, और यहाँ से दोनों नदियाँ निकलती हैं जिनके नाम है नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है और सोन नदी भी यहीं से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 145, मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसीलिए इसको खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटरशेड। मैकाल पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पर है? अमरकंटक के अंतर्गत है, और इसे क्या कहा जाता है? मैकाल पहाड़ियों को कहा जाता है वाटरशेड, क्योंकि यहाँ से अधिकांश नदियाँ निकलती है, और जिन नदियाँ यहाँ से निकलती हैं उनके नाम है नर्मदा, सोन, ताप्ती। ये सभी नदियाँ लगभग यहीं से निकलती हैं। सॉरी, नर्मदा, सोन, जोहिला, ताप्ती नहीं। क्वेश्चन नंबर 146, भारत का भौगोलिक केंद्र कौन सा है? तो भारत का जो भौगोलिक केंद्र है वह है जबलपुर ज़िले के पास, जबलपुर ज़िले के अंतर्गत करोड़ी गांव। करोड़ी ग्राम भारत का भौगोलिक केंद्र है। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील के अंतर्गत, कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत की केचुआ पहाड़ियों के ढलान में स्थित करौंदी ग्राम भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है करौंदी ग्राम। करौंदी ग्राम कहाँ आता है? यह केचुआ पहाड़ी विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत, और तहसील है ढीमरखेड़ा, और जिला है कटनी।
जबलपुर के पास है यह स्थान, किंतु किस जिले के अंतर्गत आता है? कटनी में। और करौंदी ग्राम का नाम, जो कि भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है, इसका अब नाम राम मनोहर लोहिया की स्मृति में मनोहर ग्राम रख दिया है। मनोहर ग्राम किसका नाम रखा है? करौंदी ग्राम का। 147, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थित है, उसका नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो एकमात्र पहाड़ी स्थल है वह है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है। तो नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग या विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो स्थित स्थान है उसका नाम है निमाड़। निमाड़ मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, जो कि नर्मदा घाटी और विंध्य की दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में स्थित है। और निमाड़ के बारे में फेमस यह चीज़ है कि निमाड़ की पौराणिक संस्कृति के केंद्र में ओमकारेश्वर, मानधाता और महेशमती आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, महेशमती मतलब महेश्वर, ओमकारेश्वर और मानधाता। तो निमाड़ की संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से फेमस स्थान हैं? महेशमती, मानधाता और ओमकारेश्वर। क्वेश्चन नंबर 149, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है, उस जिले का नाम बताना है। तो भारत का जो मानक मध्याह्न है यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिंगरौली जिले से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? तो मालवा के पठार के अंतर्गत जो ऐतिहासिक स्थल है उसका नाम आपको बताना है। तो इंदौर भी मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, मांडू शहर भी मालवा के पठार के अंतर्गत है, और महाकाल मंदिर उज्जैन, क्योंकि इंदौर, उज्जैन और धार, जो कि मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है, तीनों ही जो जिले हैं वह किसके अंतर्गत हैं? मालवा के पठार के। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। सारे के सारे स्थान कहाँ पर है? मालवा के पठार के अंतर्गत। 159 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं आते हैं? तो मालवा के पठार के अंतर्गत जो जिले नहीं आते हैं वो आपको ऑप्शन में से दिखाना है। तो पहला है नीमच और सीहोर, ये मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। उज्जैन, रतलाम भी मालवा के पठार में है, देवास भी है। तो सही आंसर होगा बैतूल और नरसिंहपुर। बैतूल और नरसिंहपुर मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आते हैं। बैतूल जिला सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आने वाला जिला है। बैतूल किस में आता है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है, या विंध्यन कगारी प्रदेश किसे कहा जाता है? तो विंध्यन कगारी जो क्षेत्र है वह है रीवा पन्ना। रीवा पन्ना को विंध्यन कगारी क्षेत्र भी कहा जाता है। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो जो नर्मदा सोन घाटी है यह स्थित है मालवा के पठार और सतपुड़ा के मध्य में। मालवा के पठार और सतपुड़ा के मध्य में जो स्थान है वह है नर्मदा सोन घाटी। इस तरह के यहाँ पे जैसे कि एमपी में मालवा का पठार है और यहाँ पे पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, तो इसका जो बीच का भूभाग है इसे ही कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी। क्वेश्चन 154, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश का यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ग्वालियर। ग्वालियर इंडो गैंगेटिक मैदान के अंतर्गत आने वाला जिला या शहर है। क्वेश्चन नंबर 155, कौन सा मध्य प्रदेश के पठारों में सबसे गर्म स्थान है या गर्म माह है? क्या पूछा गया है कि मध्य भारत के पठार अर्थात एमपी में जो प्राकृतिक भूभाग है उसके अंतर्गत जो मध्य भारत का पठार है उसमें सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो मध्य भारत के पठार मतलब ऊपरी मध्य प्रदेश में मार्च महीना सबसे गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर अब 156 पढ़ना है। 156 क्वेश्चन है, मध्य भारत के पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में बहती है? तो जो मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार हैं जहाँ पर गर्मी में सर्वाधिक गर्मी मार्च ऋतु में पड़ती है, वहाँ की नदियाँ जो बहती हैं वह बहती हैं ऊपर उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर। अर्थात मध्य भारत के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वो उत्तर की ओर जाती हैं एवं उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर का पुराना नाम था गोपगिरी। ग्वालियर का पुराना नाम था गोपगिरी। अब आपको इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोपगिरी या गोपांचल पर्वत भी यहाँ पर है। अगर पूछा जाता है गोपांचल पर्वत कहाँ पे है तो गोपांचल पर्वत है ग्वालियर में। गोपगिरी नाम भी गोपांचल पर्वत के कारण पड़ा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि काल परिवर्तन के साथ मुगल सम्राट बाबर ने भी गोपांचल पर अधिकार कर लिया था। तो ध्यान रखना है कि गोपांचल या ग्वालियर पर किसका अधिकार भी रहा है? बाबर का।
मुगल सम्राट बाबर ने कहाँ पर एमपी में अपना अधिकार कर लिया था? तो गोपांचल पर या गोपाचल पर्वत पर। क्वेश्चन 158, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जिस प्रदेश से लगती है उसका सही आंसर है राजस्थान। मध्य प्रदेश में राजस्थान प्रदेश से सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश साझा करता है और सबसे कम सीमा टच करती है गुजरात से। मात्र 2 जिले से टच करते हैं और किलोमीटर की लंबाई से इंपॉर्टेंट है, जिलों के आधार पर नहीं पूछा जा रहा है। तो किलोमीटर वाइज सबसे कम गुजरात से और सबसे ज़्यादा राजस्थान से। जाना पाव चोटी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह क्वेश्चन है कि जाना पाव चोटी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो जाना पाव चोटी आती है मालवा के पठार की अंतर्गत और मालवा के पठार की 3 ऊंची चोटी है जिनका नाम है जाना पाव, धजारी और सीगा। जाना पाव पहाड़ी जो जाना पाव चोटी है ये कहाँ पे है? ये चंबल नदी के उद्गम स्थल महू के अंतर्गत आती है और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित जाना पाव की पहाड़ी मालवा के पठार का भूभाग है और जाना पाव की चोटी की ऊंचाई है 854 मीटर। 160, मालवा का पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना है मई। और अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो यह भी होगा मई। और मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक गर्म महीना होता है मार्च। क्वेश्चन 161, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा है? तो ऑप्शन वाइज इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से जो प्राकृतिक विभाग हैं वह हैं 3 और 3 को फिर से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाते हैं 7। मध्य प्रदेश को कुल मुख्यतः 3 प्राकृतिक भूभागों में बांटा है और संपूर्ण कितने प्राकृतिक भूभाग हैं? तो वह हैं 7। अब 3 कौन कौन से हैं? तो पहला आता है मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार, ये 3 भूभाग हैं। और मध्य उच्च प्रदेश को फिर से 5 भागों में बांटा है तो ये हो जाते हैं टोटल 7। तो मेन 3 कौन कौन से हैं? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार। फिर पुनः मध्य उच्च प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 162 है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड का पठार है जो कि एमपी का एक प्राकृतिक भूभाग है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। ध्यान रखना है बुंदेल कौन है? सिद्ध बाबा। तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। अगर इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है तो सिद्ध बाबा की चोटी है 1172 मीटर ऊँची और यह बघेलखंड के पठार की सबसे ऊँची चोटी भी है। तो तीनों ही चीज़ ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी और सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई है 1172 मीटर। क्वेश्चन नंबर 163, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र की बात पूछ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन जिले में मंगलनाथ मंदिर है यह पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पवित्र नदी क्षिप्रा। तो अगर पूछा जाएगा कि उज्जैन किस नदी के किनारे पे है तो उज्जैन से क्षिप्रा नदी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक फेमस मंदिर है मंगलनाथ मंदिर जिसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ पर 84 महादेवों में से 47वें महादेव विराजमान है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मंगलनाथ मंदिर में कौन से महादेव? 47वें महादेव विराजमान है और मंगलनाथ को ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन 164, जबलपुर मध्य प्रदेश की खालिस्तान राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो जो जबलपुर है वह मध्य प्रदेश की है संस्कार राजधानी और ऑप्शन में कहीं पे भी इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि संगीत राजधानी है मैहर, पर्यटन राजधानी है शिवपुरी और व्यापार राजधानी है इंदौर। तो जबलपुर जो रहेगी वह क्या राजधानी है? संस्कार राजधानी। ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 165, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भौगोलिक स्थिति के कारण मध्य प्रदेश को भारत का दिल या हृदय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। और यह नदी नर्मदा नदी के चारों ओर फैला हुआ राज्य है और इसकी अक्षांशी और देशांतरी स्थिति के बारे में बात करें तो वह 21.6 उत्तरी अक्षांश है, 26.30, 74.9 से 82.48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 166 है, इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा का हिस्सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश जिन राज्यों को स्पर्श करता है उनकी संख्या है 5। पूर्व में थे 7 प्रदेश। और किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश को करता है, छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करता है, महाराष्ट्र को भी, किंतु पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता था। और ना ही विभाजित ना ही अविभाजित कोई सा भी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल को टच नहीं करता था। क्वेश्चन 167 है, देश के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का 10%
लगभग में 10%, एग्जैक्ट फिगर है 9.38%। 9.38% भूभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, जो कि देश के क्षेत्रफल अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के पास है? यह है 3,08,252। अगर पूछा जाएगा परसेंटेज वाइज तो वो आ जाएगा 9.38%। और एरिया कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और विस्तार की बात करें तो लंबाई 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर और 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है। क्वेश्चन नंबर 168, मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र है इसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। मालवा का पठार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? अर्थात कौन सी नदी कौन सी सीमा मध्य प्रदेश की बनाती है? तो चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी भी दक्षिणी सीमा बनाती है, यह भी सही है। तो और मैकाल, जो मैकल है, मैकल पर्वत श्रृंखला है, यह मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। दक्षिणी सीमा बनाती है ताप्ती नदी, चंबल बनाती है उत्तरी सीमा और मैकाल पर्वत श्रेणी बनाती है पूर्वी सीमा। क्वेश्चन नंबर 170, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश को पूर्व में पुनर्गठन के पूर्व मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश को पूर्व में मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में कुल 3 पार्ट थे, पार्ट ए, बी और सी, और भोपाल भी पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें भी सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में क्या क्या थे, तो जो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार ये किसके भाग थे? पार्ट ए के अंतर्गत आते थे। इसमें छत्तीसगढ़ एवं बघेलखंड की रियासतों को मिलाया गया था। फिर पश्चिम की रियासतों से क्या बनाया गया था? पार्ट बी। और उत्तर की रियासतों से बनाया गया था पार्ट सी। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम की रियासतों से पार्ट बी, उत्तर की रियासतों से पार्ट सी, और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार जिसमें छत्तीसगढ़ एवं बघेलखंड की रियासतों को मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 171, मध्य प्रदेश को पूर्व में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय व्यापक प्रांत। ऑप्शन में दिया गया है सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। और ब्रिटिश शासन के समय वह प्रदेश के केंद्रीय व्यापक प्रांत भी कहते थे, और विभाजन हुआ था सन 2000 में। मध्य प्रदेश में कैमूर, मेकला और महादेव क्या है? तो कैमूर, मेकल और महादेव ये सभी क्या हैं? पर्वत हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाला है। फिर मंदसौर, महादेव सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आते हैं, और मैकल भी। क्वेश्चन नंबर 173 है, मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो मंदसौर शहर है यह आता है मालवा के पठार के अंतर्गत। मंदसौर शहर आता है मालवा के पठार के अंतर्गत, और जो मालवा का पठार है यह है मध्य प्रदेश का मध्य पश्चिमी भाग। क्वेश्चन नंबर 174, मालवा का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्तर दिशा में है? तो जो मालवा का पठार है वह है विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित है मालवा का पठार। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाए तो मालवा के पठार का आकार कैसा है? तो मालवा के पठार का आकार है त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 175, 175 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है? तो जो ऐसा जिला है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र दोनों को स्पर्श करता है वह है बालाघाट। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को ही टच करता है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे पहले बुरा या बुरहा के नाम से जाना जाता था। बालाघाट को बुरा या बुरहा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 176, दमोह का प्राचीन नाम क्या है? तो दमोह का प्राचीन नाम था तुंडीकेर या तुंडीकर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही इसका नाम दमोह पड़ा। तो एक और चीज़ है कि जो रानी थी दमयंती किसकी? राजा नल की पत्नी। तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि राजा नल का शासन कहाँ था? तो राजा नल का शासन था दमोह में, और राजा नल की पत्नी थी दमयंती, इन्हीं के नाम पर दमोह रखा गया था। और इसका पुराना नाम था तुंडीकेर। दमोह का पुराना नाम था तुंडीकेर। क्वेश्चन नंबर 177,
वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और सारे के सारे 14 जिले आपको याद रखना है। इसके बारे में एक ट्रिक है जो आपको रउआ, राशि, भौरासा, दमजब, कटनी, उमरासा, इससे सारे 14 जिले याद हो जाते हैं। पर अभी हम उस ट्रिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 14 जिले कर्क रेखा से के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, उज्जैनी और महेशमती खालिस्तान के महत्वपूर्ण नगर थे। तो जो उज्जैनी और महेशमती ये दोनों ही पश्चिमी मालवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण नगर थे। तो उज्जैनी और महेशमती मालवा के भूभाग तो थे, किंतु कौन सी? पश्चिमी मालवा के। अब वर्तमान जो महेश्वर है उसका प्राचीन समय में महेशमती के रूप में ही जाना जाता था। तो महेशमती किसका प्राचीन नाम है? ये महेश्वर का। या और उज्जैनी या अवंतिका किसका नगर है? किसका नाम है? उज्जैन नगर का। तो ध्यान रखने का, उज्जैनी या अवंतिका उज्जैन का नाम है और महेशमती महेश्वर का, जो कि पश्चिमी मालवा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? तो जो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है वह है मैहर, और मैहर आता है सतना जिले के अंतर्गत। मैहर आता है सतना जिले के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ का एक और इम्पोर्टेंट मंदिर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि मैहर में माँ शारदा का ऐतिहासिक मंदिर है जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। जो 108 शक्तिपीठ हैं उसी में से एक और है जिसका नाम है माँ शारदा माता का मंदिर, और यह मैहर में स्थित है। यह पीठ नरसिंह पीठ के नाम से भी फेमस है। तो मैहर के बारे में इम्पोर्टेंट, सबसे पहले यह सतना के अंतर्गत आता है, शक्तिपीठ है, माँ शारदा माता का मंदिर है, और इस पीठ को जो शक्तिपीठ है उसे कहा जाता है नरसिंह पीठ। क्वेश्चन नंबर 180वां, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का भाग नहीं है? तो चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। अलीराजपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है। अलीराजपुर आता है इंदौर संभाग के अंतर्गत। अलीराजपुर जो जिला है वह इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में आती है? तो जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, यह है सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत महादेव पर्वत पर होशंगाबाद जिले में, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। क्वेश्चन नंबर 182वां, मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी। मालवा के पठार की 3 ऊंची चोटी हैं, सिगार, धजारी और जानापाव, तीनों ही महू में स्थित है, और महू आता है इंदौर जिले के अंतर्गत। सिगार चोटी महू के दक्षिण में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 854 मीटर, और धजारी चोटी इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। ध्यान रखना है, 3 चोटी हैं, सिगार जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर, फिर आती है जानापाव जिसकी ऊंचाई है 854, और लास्ट में आती है धजारी जिसकी है 810 मीटर। क्वेश्चन नंबर 183वां, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि सिंगरौली कौन से नंबर का जिला है? सिंगरौली 50वें नंबर का जिला है, जो कि सीधी से विभाजित होकर बना था, और यहीं से समय रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 184, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो जो उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियाँ हैं जो कि उत्तर में है मध्य प्रदेश के, इसे कहा जाता है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड ही मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 185, प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस रूप में होता है? तो सीहोर जिला है उसका उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो सीहोर जिले को सिद्धपुर कहा जाता था, और ऑप्शन में कहीं भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि सीहोर जिले को पूर्व में सिद्धपुर के रूप में उल्लेखित किया गया है। कहीं कहीं पर सीधापुर या सिद्धपुर भी नाम मिलते हैं। तीनों ही चीज़ें ध्यान रखना है, सीहोर के अन्य नाम सिद्धपुर, सीधापुर या सिद्रपुर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो नदी बहती है वह सिवन नदी, और सिवन नदी से मिले चट्टानों के कारण इसका नाम सिद्रपुर पड़ा हुआ है। तो सीहोर जिले के नाम क्या हैं? सिद्धपुर, सीधापुर या सिद्रपुर, और जो नदी है वह है सिवन नदी। क्वेश्चन नंबर 186, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के खालिस्तान पर्वतमाला में स्थित है। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के खालिस्तान पर्वतमाला में स्थित है। तो जो शहडोल जिले की बांधवगढ़ पहाड़ियाँ हैं यह विंध्य पर्वतमाला में स्थित है।
तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला में ही क्या स्थित है, बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ, और बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है शहडोल जिले में। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बांधवगढ़ पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं शहडोल जिले में। और बांधवगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत आती है, यह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि शहडोल जिले से विभाजित होकर कौन सा जिला बना है, और उमरिया में ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इम्पॉर्टेंट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया जिले में। क्वेश्चन नंबर 187, 187वां क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी। गुडविल या सद्भावना चोटी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और गुडविल या सद्भावना चोटी जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कि गुडविल चोटी कहाँ है, तो गुडविल चोटी दमोह जिले में सिंग्रामपुर के निकट स्थित है। गुडविल चोटी किस जिले के अंतर्गत आती है, तो गुडविल चोटी सद्भावना पर्वत श्रृंखला में है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में है, जो कि दमोह जिले के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 188, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर को, जिसे खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी भी कहते हैं। वह जिला जो परित्यक्त शहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपी में जो जिला परित्यक्त शहर या एबेंडेंट सिटी के नाम से जाना जाता है वह है मांडू। ऐसा शहर जिसकी ऐतिहासिक विरासत है, अर्थात वो इतिहास ग्रंथों में कई तरीक़ों से फेमस है, उस शहर को ही परित्यक्त शहर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मध्य प्रदेश में एकमात्र जिले हैं, एकमात्र स्थान है जो कि मांडू जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो देश में अन्य परित्यक्त शहर हैं वह है धनुषकोटी जो कि तमिलनाडु में आता है, विजयनगर कर्नाटक में स्थित है, फतेहपुर सीकरी आगरा में, कुलधारा राजस्थान में, और गांधीकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सभी परित्यक्त शहर की श्रेणी में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 191, मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है चोरागढ़, और चोरागढ़ भी स्थित है कहाँ पर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, और यह भी आता है कहाँ पर, पचमढ़ी में। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी 1350 मीटर जो कि पचमढ़ी में है, और दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी चोरागढ़ भी पचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1326 मीटर। चोरागढ़ की ऊंचाई है 1326 मीटर और धूपगढ़ की थी 1350 मीटर। और यह फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चोरागढ़ में एक शिव मंदिर है जहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है। 192 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र घोषित हुआ था वह हुआ था पचमढ़ी। 193, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। किस जिले में आती है, तो यह होशंगाबाद जिले में आती है और महादेव पहाड़ी पर स्थित है। फिर भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, तो जो मध्य प्रांत था उसकी राजधानी थी नागपुर। मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर, और पुनर्गठन के पश्चात नागपुर महाराष्ट्र में मिला दिया गया था, और इसे संतरों की नगरी भी कहा जाता है नागपुर को। तो मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर। 195 क्वेश्चन है, 195वें नंबर का क्वेश्चन है, मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है, तो संगमरमर की चट्टानें हैं जबलपुर में, और नर्मदा नदी में एक फेमस स्थान है भेड़ाघाट, वहाँ पे जलप्रपात भी धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 196वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है, तो शिवपुरी जिले में जो स्थान स्थित है उसका नाम है कोलारस और नरवर। दोनों ही, नरवर भी कहाँ पे आता है, नरवर भी शिवपुरी जिले में है, और कोलारस दोनों ही शिवपुरी जिले में स्थित है। और ये नरवर का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नरवर का किला किस जिले में अंतर्गत आता है, शिवपुरी में। यह किस युग का है, तो मध्ययुगीन। क्वेश्चन नंबर 197, संगमरमर की चट्टानें खालिस्तान शहर के समीप पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, जबलपुर के समीप। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में आता है, तो जो सोन घाटी में जिला आता है उस शहडोल भी सोन घाटी के एरिया में आता है, और सीधी, तो दोनों ही जिले सोन घाटी के क्षेत्र में आते हैं। और सोन नदी और जोहिला नदी का संगम स्थित है कहाँ पर, शहडोल जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहडोल जिला सोन नदी और जोहिला नदी के संगम के पर स्थित है।
बुंदेलखंड पठार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो जो बुंदेलखंड का पठार है यह किस क्षेत्र में मौजूद है? तो शिवपुरी। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं शिवपुरी। बुरहानपुर जिले का गठन कब हुआ था? तो बुरहानपुर जिले का गठन हुआ था 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने थे जिनके नाम है बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। अशोकनगर बना था गुना से अलग होकर, अनूपपुर बना था शहडोल से अलग होकर और बुरहानपुर बना था खंडवा से अलग होकर। एकमात्र ऐसा जिला जिससे विभाजित होकर 2 जिले बने हैं वह है शहडोल। एक बार अनूपपुर बना और बाद में उमरिया बना। तो अनूपपुर जिला बना था 2003 में। क्वेश्चन पूछा गया कि बुरहानपुर जिला कब बना? बुरहानपुर जिला बना था 15 अगस्त 2003 को। क्वेश्चन नंबर 201वां, रीवा पन्ना पठार को खालिस्तान नाम से जाना जाता है? तो रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202वें नंबर का, सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जो सतना जिला है यह मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। परसली कौन से जिले में स्थित है? तो जो परसली रिसोर्ट है, परसली रिसोर्ट मध्य प्रदेश में सीधी जिले के अंतर्गत स्थित है। इंपॉर्टेंट है, परसली रिसोर्ट किस जिले में है? तो परसली रिसोर्ट सीधी जिले में स्थित है और सीधी जिले के अंतर्गत संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी आता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सीधी जिले में स्थित है और यहीं पर परसली रिसोर्ट भी स्थित है। 204वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश की सीमा कर्नाटक से टच नहीं करती है। क्वेश्चन 205, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा। कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और राज्यों की संख्या 8, मतलब भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ध्यान रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 206वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? तो मालवा क्षेत्र में जो जिला नहीं आता है वह है मंडला। मंडला सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक जिला है। 207वें नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान के चमड़े के खिलौने में जीआई टैग है, अर्थात किस शहर के चमड़े के खिलौने को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इंदौर के चमड़े के खिलौने को जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 208, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो राज्य के जो पहाड़ी इलाके हैं उसकी जो ढलान है वह है उत्तर की ओर। मध्य प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं उसकी ढलान है उत्तर की ओर। 209वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार। तो हमने कई बार ये क्वेश्चन देख लिया है, 21.76 अक्षांश है, 2630 और 74,982 48। तो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर। यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है 21.6 से 26.30 उत्तरी अक्षांश। मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो जो प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अपने को आंसर देखना है। तो मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक भूभाग होते हैं और फिर 3 में से भी एक को 5 भागों में विभाजित किया है तो उसमें टोटल हो जाते हैं 7। पर इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं 8, 11, 9 और 10। तो इसमें 9 विभागों में विभाजित किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उसके भी प्राकृतिक भूभागों को पुनः विभाजित करके काउंट किया गया है। पर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वह है 3 में या फिर 7 में। ये ऑप्शन दिया है कि कैसे 9 हुए हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश के 5 भूभाग, पूर्वी पठार स्वयं एक ही है जिसे बघेलखंड का पठार कहा जाता है और सतपुड़ा मेकल श्रेणी को पुनः 3 भागों में बांटा है जो कि राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी और मेकल श्रेणी। तो इस प्रकार कुल 9 प्राकृतिक भूभाग हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोरा, सेलाना और पिपलोदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो इसका सही आंसर है रतलाम। आपको सेलाना से वैसे भी ध्यान आ गया होगा। तो रतलाम ज़िले में कौन कौन सी रियासतें हैं? जोरा रियासत, सेलाना और पिपलोदा। तो तीनों ही फेमस है, जोरा, पिपलोदा और सेलाना, ये आते हैं रतलाम ज़िले के अंतर्गत। देश के क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा 9.38%। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो रीवा पन्ना पठार
मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो रीवा पन्ना का पठार कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है? तो अवंती के महाजनपद से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वह है मालवा। तो जो 16 महाजनपद थी उसमें से एक अवंती भी थी, जो कि किसके अंतर्गत आती है? मालवा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 215, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था? तो सबसे बड़ा था, और छत्तीसगढ़ गठन के बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो पहले थे सबसे बड़ा, और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। 216वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को स्पर्श करता है? तो जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करने वाला जिला है वह है सिंगरौली। इसमें ऑप्शन में सिंगरौली दिया नहीं गया है, तो इसका सही आंसर होगा सिंगरौली, क्योंकि जो इसमें आंसर दिया है सीधी, यह गलत है। सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई है 300 मीटर, और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा क्षेत्र भी है। ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी किसे बनाया गया था? तो मध्य भारत की राजधानी बनाया गया था इंदौर को। इंदौर मध्य प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, जबकि ग्वालियर को शीतकालीन। तो ध्यान रखना है, मध्य भारत की 2 राजधानी थी, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन थी इंदौर। होशंगाबाद जिले में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो जो होशंगाबाद जिले में स्थित पर्वत श्रृंखला है वह है सतपुड़ा। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। 220वें नंबर का क्वेश्चन है, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो नीमच जो है यह राजस्थान को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 221, बघेलखंड मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो जो बघेलखंड है यह मध्य प्रदेश के किस भूभाग में स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में। बघेलखंड स्थित है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है वह है पश्चिमी पठार, क्योंकि नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के अंदर प्राकृतिक भूभाग है। सतपुड़ा एवं मैकल क्षेत्र भी है एवं मध्य भारत का पठार भी है। बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिलों के नाम बताइए। तो बड़वानी के उत्तर की ओर जिलों को ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना है, तो इसमें सही आंसर है धार। बड़वानी के उत्तर में आता है धार जिला, और बड़वानी जिले की स्थापना हुई थी 25 मई 1998 को। बड़वानी जिला अलग हुआ था खरगोन से, जिसे पूर्व में पश्चिम निमाड़ के नाम से जाना जाता था। तो बड़वानी कहाँ से बना है? खरगोन से, और बड़वानी जिले का गठन हुआ है 25 मई 1998 को। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना खालिस्तान के राज्य का हिस्सा बन गया था। तो गुना किसका हिस्सा था? तो गुना था मध्य भारत का। गुना था मध्य भारत का हिस्सा, और गुना में किस शासक का शासन था? तो यहाँ पर सिंधिया वंश का शासन हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है कि गुना में किसका शासन है? सिंधिया वंश का, और ये किसका भाग बना? मध्य भारत का। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर खालिस्तान के राज्य का हिस्सा बन गया। तो अलीराजपुर भी हिस्सा था मध्य भारत का। अलीराजपुर और गुना दोनों ही मध्य भारत के हिस्से थे। 226वां नंबर का क्वेश्चन है, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना भूभाग है वह है गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि। क्वेश्चन नंबर 227, केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? तो जिस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, किंतु जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है वे कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 228, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट स्थित है? तो ऑप्शन वाइज इसमें 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट स्थित है जबलपुर। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो जो भ्रंश घाटी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा चंबल घाटी।
चंबल घाटी, भ्रंश घाटी नहीं है, किंतु नर्मदा और ताप्ती, ये विशेषकर याद रखना है कि नर्मदा घाटी और सोन घाटी और ताप्ती घाटी तीनों ही क्या है, भ्रंश घाटियों के उदाहरण हैं। 230वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है? इसका सही आंसर होगा झाबुआ जिला। झाबुआ जिला गुजरात, जो झाबुआ जिला है यह स्पर्श करता है गुजरात को और फिर यहाँ से ऊपर से राजस्थान को, और झाबुआ के नीचे आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर स्पर्श करता है गुजरात को और महाराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 231, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण का द्वार कहलाता है बुरहानपुर, दक्षिण का द्वार कहलाता है बुरहानपुर। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि बुरहानपुर था खानदेश की राजधानी। बुरहानपुर स्थित है ताप्ती नदी के किनारे पर, और 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर शाह द्वारा बसाया गया था। तो किसके द्वारा बसाया गया? तो नसीर के द्वारा बसाया गया, और नसीर पुत्र थे मलिक अहमद के, और ये किस वंश के? तो फारूकी वंश के। इम्पॉर्टेंट है, फारूकी वंश के नसीर द्वारा बुरहानपुर को बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 233, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को अवरोही क्रम में या सबसे छोटा सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में इसको जमाना है। तो सबसे बड़ा जो सबसे बाद में लाना है, तो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इससे छोटी चोटी है 1326 मीटर की जिसका नाम है चौरागढ़। फिर अमरकंटक, इसकी ऊंचाई है 1067 मीटर। और कुलुमार या सद्भावना शिखर जो कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यह आता है दमोह के अंतर्गत, इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। सबकी ऊंचाई याद रखना है, धूपगढ़ की 1350, चौरागढ़ की 1326, अमरकंटक 1067 जो कि मैकाल श्रेणी के अंतर्गत है, और कलुमार या सद्भावना गुडविल चोटी जो कि विंध्याचल पर्वत की चोटी है, इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। 234वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? तो दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों में से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दो विशाल नदियां नर्मदा और ताप्ती के मध्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा किस किस के बीच में है? सतपुड़ा स्थित है नर्मदा के और ताप्ती नदी के, अर्थात सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ऊपर से बह रही है नर्मदा और नीचे है ताप्ती, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच स्थित श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 235वां, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित है विंध्याचल और दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 236वां, विंध्य कगार का दक्षिणी भाग क्या है? तो विंध्य कगारी प्रदेश का दक्षिण का भाग है भांडेर का पठार। भांडेर का पठार मध्य प्रदेश राज्य का एक पठार है जो कि विंध्य कगार का दक्षिणी भाग है। क्वेश्चन नंबर 237वां, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और पहले नंबर पे है राजस्थान। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अर्थात सतपुड़ा श्रेणी के अलग अलग भाग हैं जिससे हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है। तो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आती है बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव जो कि मध्य में, और लास्ट में मैकाल श्रेणी। तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी तीनों ही पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। पहले चैप्टर में जो 238 क्वेश्चन थे वो यहीं पे कवर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें चैप्टर नंबर 2 को कवर किया जाएगा, और इस बुक के सारे 5500 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।